अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वेलकम है वाई टी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। बाय प्रोफेशन एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूं। इन क्लासेस के ज़रिए आपको सिखाता हूं हिंदी वाले स्टूडेंट, हिंदी मीडियम वाले कैसे अपना इंग्लिश का सेक्शन अच्छे से हैंडल कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम का। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल लेंगे, मिटिगेटिंग अ क्राइसिस इसका टाइटल है। आसान लिखा हुआ है लेकिन एनवायरमेंटल थीम के ऊपर है, ग्लोबल वार्मिंग पे। तो ऐसे आर्टिकल आपको अक्सर जो है एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे आरसी सेक्शन में। शुरू कर लेते हैं। आज आप जो भी ग्रामर और वोकैब रीडिंग करते हुए सीखोगे, आप उस सारी नॉलेज को अप्लाई करोगे इस क्विज़ पे। पूरे मन से सीखा होगा ना आधे घंटे में, तो 5 में से 5 नंबर आपको मिलेंगे इस क्विज़ के अंदर। पहले मन से सीखो, बाद में आपको सोल्यूशन देता हूँ वीडियो के लास्ट में। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है मिटिगेटिंग अ क्राइसिस। देखिए मिटिगेट ये बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, आप जानते हो। किसी चीज़ की इंटेंसिटी को, तीव्रता को कम करना, एवेट करना, पेसिफाई करना, मोलिफाई करना, डी एस्केलेट करना, एमिलिब्रेट करना, सैल्व और बाम। ये सारे वर्ड्स हमने कम से कम हज़ार बार कर लिए हैं। अगर आप क्लासेस में रेगुलर हो, ये सारे के सारे मिटिगेट के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। क्राइसिस का मतलब होता है तूफान, कोई आपदा। कह रहे एक बहुत ही बड़ी आपदा आ गई है, एक ही बहुत बड़ा तूफान आ गया है ना, दिक्कत आ गई है, उसको हमें मिटिगेट करना है, उसकी इंटेंसिटी को कम करना है। अच्छा, किसकी बात कर रहा है? बात कर रहा है ऑन COP26 ग्लासगो क्लाइमेट मीट। कह रहे ये जो COP26 नाम की मीट होने वाली है ना, क्लाइमेट के ऊपर जो सभा होने वाली है ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड में, इस मीटिंग के अंदर हमें इस क्राइसिस को कम करना है। समझ गए? तो थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा। क्लाइमेट पे एक मीटिंग होगी और वहाँ पे क्लाइमेट को डिस्कस किया जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग को। अब इस सेंटेंस में, इस फ्रेज में देखने वाली चीज़, ये मिटिगेट नाम के वर्ड को नोट करें। क्राइसिस का मतलब होता है तूफान, विपत्ति, है ना, आपदा। क्राइसिस की खासियत है इस वर्ड की, ये एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश में जिसका अगर प्लूरल बनाना हो आपको, तो आप ऐसा लिखोगे, जनरली पीछे ES लगा के इसका प्लूरल बनाओगे, ऐसा ही करोगे ना। लेकिन ऐसा इसका प्लूरल नहीं बनता। कैसे बनेगा भाई? आप क्राइसिस लिखा ना, क्राइसिस, इसमें पीछे IS है ना, इसको आप E में कन्वर्ट कर दो, ये बन गया इसका प्लूरल। समझ गए? ऐसा क्यों? इसलिए करते हैं क्योंकि क्राइसिस ऐसा बोल नहीं पाओगे। अगर पीछे इसके लगा दूंगा मैं ES, प्लूरल बना दूंगा, तो ये बन जाएगा क्राइसिस, अजीब सा लगेगा बोलने में, इसलिए इसका प्लूरल ऐसा बनता है। अब क्राइसिस की तरह बेसिस, थीसिस, हाइपोथेसिस, पैरेंथेसिस, सभी वर्ड ऐसे ही काम करते हैं। अगर इनका प्लूरल बनाना हो तो बेसिस का ES वाला बेसिस, थीसिस का ES वाली थीसिस, हाइपोथेसिस का ES वाली हाइपोथेसिस। चलिए आगे बढ़े। ये 4-5 वर्ड्स हैं, स्पेशल नाउन्स हैं, इनको ध्यान रखना आपको, सिंगुलर और प्लूरल की फॉर्म्स को। चलिए अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। सारा कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर किसी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेगुलर रह करके वीडियोस को वॉच करो और पूरी वीडियो को एक सीटिंग में देखा करो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं मिलते हैं, सब्सक्राइब करके ही नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। कह रहा है द COP कैन एट बेस्ट इंसेंटिवाइज अडेप्टेशन दैट एड्स अ ट्रांजिशन टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी। कह रहा है जो COP है ना, COP मतलब इस मीटिंग का नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, है ना, COP। कह रहा है जो मीटिंग अभी होने वाली है ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में, अपनी सबसे अच्छी फॉर्म में एट बेस्ट क्या कर सकती है? कह रहा है ये मीटिंग है ना, सिर्फ इंसेंटिवाइज कर सकती है, बूस्ट दे सकती है, बढ़ावा दे सकती है। और किसको? एडेप्टेशन को, एडजस्टमेंट को। अच्छा, कौन सी एडजस्टमेंट? वो वाली एडजस्टमेंट जो एड करती है, जो हमें मदद करती है उस बदलाव के लिए, उस ट्रांजिशन के लिए, उस शिफ्ट के लिए, जो है साफ एनर्जी की तरफ का, ग्रीन एनर्जी या क्लीन एनर्जी की तरफ का। तो इस मीटिंग से ज़्यादा कुछ निकलेगा नहीं, आज तक भी नहीं निकला है। बस इस मीटिंग से सिर्फ एक ही काम हो सकता है, जो हम कर रहे हैं उसको हम और अच्छे तेज़ी से करें। ये हमें इंसेंटिवाइज करेगी इस काम को करने के लिए। बाकी जो झगड़े हैं वो ये मीटिंग नहीं सुलझा सकती। समझ गए? COP आपका सब्जेक्ट है, कैन इंसेंटिवाइज इसकी वर्ब है। दूसरा सब्जेक्ट आया दैट, उसकी वर्ब है एड्स। दैट नाम का जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये है एडेप्टेशन के लिए। एडेप्टेशन का मतलब होता है अपने आप को ढालना, है ना। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव या चेंज, शिफ्ट। इंसेंटिवाइज का मतलब है बढ़ावा देना, किसी को बूस्ट करना। बढ़ावा देने के लिए अपने पास एक इडियम भी है, टू गिव समवन अ शॉट इन द आर्म। सुना होगा ना आपने ये, टू गिव समवन अ शॉट इन द आर्म, किसी को बढ़ावा देना। अब ध्यान रखना, ये सेंटेंस के, हर सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब को मैंने ग्रीन और पिंक कलर दिया है। सब्जेक्ट ग्रीन में,
वर्ब पिंक में। येलो कलर में कुछ खास वर्ड्स आएंगे जिनका मैंने नोट्स बना करके रखे हुए हैं, है ना, अलग से आपके लिए। सब्जेक्ट और वर्ब को आपको पकड़ते जाना है, अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करते हुए चलना है, ठीक है। अब नज़र डालते हैं सारी वोकैबुलरी पे इस आर्टिकल की, एक ही बार में देख लेंगे ताकि स्मूथली इसको पढ़ पाएँ। उससे पहले ऐड करना आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रिफ़र करूंगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी क्या है, इंडिया का लीडिंग ब्रांड है, सबसे बड़ा नाम है मॉक टेस्ट की इंडस्ट्री के अंदर। साथ में इसमें सभी एग्जाम्स का एक सिंगल पैकेज बना हुआ है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर लो, बैंक की कर लो, यूपीएससी की कर लो, स्टेट एग्जाम्स की, तो 400 एग्जाम्स इसमें कवर हो जाते हैं एक ही पैकेज में। 26,000 मॉक टेस्ट हैं। अब ये सभी 400 एग्जाम्स के 26,000 मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में मिलते हैं 399 में 1 साल के लिए, 699 में 3 सालों के लिए। लेकिन इस प्राइस पे डिस्काउंट ले लेना, कोड लगा लेना YT10। जैसे ही कोड लगाओगे 399 वाला 280 में, 699 वाला 490 में आपको मिल जाएगा 30% डिस्काउंट के साथ। लिंक डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में ऐप का मैं, डिस्काउंट रहते हुए उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, कोड लगाएं YT10। चलिए अपनी वोकैब शीट है, सारे पुराने नए वर्ड्स इसी में आपको मिलते हैं डिटेल के अंदर। अपने इसमें तकरीबन 1000 वर्ड्स को कर चुके हैं इसी तरीके से। आज कौन कौन से वर्ड्स हैं देखो, कई तो हैं पुराने और कई हैं नए, जैसे कंसर्टेड, कोहर्ट, ये पुराने वर्ड्स हैं। और नए वर्ड्स कौन से हैं, ये फोक आउट भी शायद पुराना ही है, नए हैं एनश्राइंड, कॉक्स और ग्लेशियल। देखें डिटेल में। देखिए कंसर्टेड का मतलब होता है मिला जुला। जब 2 आदमी 3 आदमी मिल करके किसी काम को करें तो वो उनका काम या एफर्ट कहलाता है कंसर्टेड एफर्ट्स। कोऑर्डिनेटेड हो, जो प्री प्लान्ड हो। जैसे द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव स्टार्टेड अ कंसर्टेड कैंपेन टू एनकरेज पीपल टू गेट वैक्सीनेटेड। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक कोऑर्डिनेशन वाला कंसर्टेड सा कैंपेन चला दिया है, अभियान चला दिया है, ताकि लोगों को इनकरेज किया जा सके कि वो वैक्सीनेट हों, अपना वैक्सीन लगवा लें। तो ये मिला जुला अभियान है ना। दोनों सरकारें हाथ में हाथ मिला के इसमें काम करेंगी इन ए कंसर्टेड मैनर। तो इसको इन टैंडम बोलते हैं, सिंक्रोनाइज बोलते हैं, कोलैबोरेटेड भी बोलते हैं। ये पुराना वर्ड है, आज रिपीट हो गया आपका। ऐसे एक वर्ड है कोहर्ट, ये पिछले 10 आर्टिकल में 3 बार आ चुका है। कोहर्ट का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनका कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक सेम हो। एज अगर उनकी एक जैसी हो, प्रोफेशन एक जैसा हो, या कोई भी फीचर उनका एक जैसा हो, तो ये कोहर्ट है ना। कोहर्ट इसका एक सिनोनिम है डेलीगेशन। ये उन लोगों का ग्रुप होता है जो देश के बाहर जाते हैं देश को रिप्रेजेंट करने, है ना, मिशन में। तो डेलीगेशन एक कोहर्ट का जो सिनोनिम है, इसको आज आप आर्टिकल में देखोगे। फिर एक वर्ड है फोक आउट, फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बिना मन के किसी को देना। आपने मुझसे कुछ मांगा, मैंने आपको नहीं दिया। आपने अपनी जो है पिस्टल निकाल ली, मेरे यहाँ पे रख दी, बोला दे। अब मैं आपको जो दे रहा हूँ ना, ये चीज़ मैं आपको एक्चुअल में सरेंडर कर रहा हूँ, अपने मन से नहीं दे रहा हूँ। तो जो भी चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ वो फोक आउट कर रहा हूँ। याद रहेगा इसे। वी हैड टू फोक आउट ₹500 इन पेनल्टीज़ फॉर नॉट वेयरिंग अ मास्क। हमें बिना मन के ज़बरदस्ती 500 रुपये पेनल्टी में देने पड़े मास्क को ना पहनने के लिए। तो पुलिस वाले ने ज़बरदस्ती हमसे लिए हैं, इसलिए हमने पैसों को दिया नहीं है, फोक आउट किया है। अब फोक आउट के सिनोनिम है अच्छे अच्छे अपने पास, शेल आउट और कफ अप। शेल आउट और कफ अप, ये दोनों फ्रेजल वर्ब्स आज आप आर्टिकल में देखोगे। अब एक नया वर्ड है एनश्राइंड। श्राइन का मतलब होता है दरगाह, है ना। श्राइन का मतलब क्या होता है, मुस्लिम रिलीजन में श्राइन्स होती है ना, दरगाह। अगर कोई चीज़ एनश्राइंड है ना, तो एनश्राइंड का मतलब है वो अंदर बसी हुई है। देखो श्राइन क्या होता है, जिसके अंदर आप, इसके अंदर है ना, दरगाह के अंदर किसी की बॉडी होती है ना। मैं अच्छे से नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है, किसी की बॉडी के ऊपर एक दरगाह बनाई जाती है ताकि वहाँ पे लोग जाकर के उस आदमी को याद कर सकें। अगर कोई चीज़ एनश्राइंड है ना, वो जैसे एक बॉडी ज़मीन में दबी होती है, वैसे ही वो भी अंदर बसी होती है दूसरी चीज़ के। एनश्राइंड का मतलब होता है अंदर बसे हुए होना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आवर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे मूल अधिकार और कर्तव्य, हमारे फ़र्ज और हमारी ड्यूटीज़ एनश्राइंड है, अंदर बसी हुई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। समझ गए ना, बिल्कुल अंदर फिक्स्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए हमारे अधिकार हैं और हमारी ड्यूटीज़ हैं। तो इसको एनश्राइंड को आप ऐसे याद रखें, अंदर बसा हुआ। इसको एंट्रेंस्ड और इनहेरेंट भी बोलते हैं। एनश्राइनमेंट इसका नाउन फॉर्म होता है। अगला अपना वर्ड है कॉक्स। कॉक्स का मतलब होता है किसी को बरगलाना, किसी काम के लिए मनाना, लेकिन बरगला के मनाना, है ना। जैसे आपने किसी को, समझ गए ना, मिसलीड सा करके किसी को बनाना कहलाता है कॉक्स करना। इसको परसुएड करना भी बोलते हैं, लेकिन परसुएड में आप लॉजिक भी देते हो, है ना। कॉक्स में लॉजिक वॉजिक नहीं होता, इमोशनल कर दिया, इस तरह से किसी को मनाया किसी काम को करने के लिए। ध्यान देना क्या है, कॉक्स के बाद में इंटू आता है। जिस भी काम के लिए आप किसी आदमी को कॉक्स कर रहे हो, इसका सिनोनिम है एंटाइस, उसके बाद में भी इंटू आ जाएगा। इसका एक सिनोनिम है कैजोल, उसके बाद में भी इंटू आ जाएगा, और कैजोल टू भी लेता है। ये डिटेल्स पे खास ध्यान आपको देना है, कैसे कॉक्स यूज़ होगा। कॉक्स यूज़ होता है इंटू के साथ, है ना। द मदर कॉक्स हर लिटल
डॉटर टू टेक या इनटू टेकिंग हर मेडिसिन। माँ ने कोक्स किया अपनी बेटी को, छोटी बच्ची को मेडिसिन लेने के लिए, उसको बरगला के मेडिसिन दे दी, है ना, ऐसे उसको समझा बुझा के। अब ध्यान क्या देना है, एग्जाम में आपको ऐसा देगा कोक्स टू टेक हर मेडिसिन, बस यहीं आपको पकड़ना होगा। सर कोक्स के बाद में इनटू आएगा, टू नहीं आ सकता, इनटू टेकिंग लिखूंगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एंटाइज के बाद में भी इनटू आता है, कैजोल के बाद में इनटू और टू दोनों ही आ सकते हैं। लास्ट वर्ड है ग्लेशियल, ये बना है ग्लेशियर से। ग्लेशियर आप जानते हो, बड़ा सा एक वो होता है ना बर्फ़ का पहाड़, ग्लेशियर क्या होता है, वो बहुत ठंडा होता है। तो ग्लेशियर के दो मीनिंग है, या तो कोई चीज़ बहुत ठंडी हो या फ्रोज़न हो, और या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें वार्मनेस की कमी हो, फ्रेंडलीनेस की कमी हो, जो बड़ी रूखी हो। समझ गए ना। मैंने आपसे कोई ऐसी बात कह दी जिसमें बिल्कुल भी वार्मनेस नहीं है, फ्रेंडलीनेस नहीं है, वो ग्लेशियल बात है। और अगर अपना कोई काम है, कोई प्रोजेक्ट है, बिल्कुल ठंडा पड़ा है, स्लो पड़ा है, एकदम फ्रोजन सा है, जमा हुआ है, वो भी ग्लेशियल है। ठंडा वैसे नहीं लिटरली, ठंडे का मतलब है फ्रोजन, जमा हुआ, रुका हुआ। द रिफॉर्म्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट अ ग्लेशियल पेस। जो रिफॉर्म्स हैं, जो सुधार हैं, वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं एक ठंडे रफ्तार से, ग्लेशियल पेस से। अब ठंडी रफ्तार मतलब कम रफ्तार से। और दूसरा, इनसाइड द पार्टी द एटमॉस्फेयर वॉज ग्लेशियल। पार्टी के अंदर एटमॉस्फेयर में बड़ा ग्लेशियल था, बड़ा ही फ्रेंडलीनेस की कमी थी एटमॉस्फेयर के अंदर। पार्टी में तो थे सब लोग, लेकिन सब एक दूसरे के दुश्मन थे। तो एक्सट्रीमली कोल्ड या अनफ्रेंडली हॉस्टाइल भी बोल सकते हो ग्लेशियल को। ग्लेशियर से इसको जोड़ के रखना इस वर्ड को। चलिए समरी टाइम। अपना टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से आपको ये पूरी शीट मिल जाती है रोज़ अपडेटेड, है ना। इसी ग्रुप को जाके ज्वाइन करना। 15-16 हज़ार इसमें मेंबर्स हैं। देखिए समरी ये है कि एक मीटिंग होने वाली है ग्लासगो में, ये स्कॉटलैंड का एक शहर, इसी साल होगी। 120 देश उसमें शामिल होंगे। मीटिंग का नाम है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। इस मीटिंग का मुद्दा क्या है, इसका एजेंडा है क्लाइमेट चेंज, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। हमारा आर्टिकल कह रहा है बहुत अच्छी बात है, ये मीटिंग हर साल होती है, बस पिछले साल नहीं हुई थी, है ना, कोविड के वक्त। लेकिन इस मीटिंग से आज तक कभी कुछ निकला नहीं है। क्यों नहीं निकला भाई? इसलिए नहीं निकला क्योंकि इस मीटिंग में अमीर और गरीब देशों के झगड़े हमेशा बने रहते हैं। अमीर देश बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग गरीबों की वजह से हुई है, गरीब बोलते हैं अमीरों की वजह से हुई है। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि ज़्यादा उम्मीदें इस मीटिंग से हमें नहीं रखनी है। आज तक कुछ नहीं हुआ तो आज भी कुछ बड़ा नहीं होगा। हाँ, अगर कुछ कर सकते हो तो बड़ा करके दिखाओ, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मीटिंग जो है, जिन बातों पे हम अग्री करते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब अच्छी चीज़ें हैं, उनको इंसेंटिवाइज करेगी, थोड़ा सा बूस्ट करेगी। समझ गए ना। झगड़े वाले मामले तो नहीं सुलझेंगे, लेकिन जिन पे हमारा आपस में एग्रीमेंट है, उन मामलों में थोड़ी सी रफ्तार इस मीटिंग के बाद आ सकती है। ओवरऑल आज की टोन है, मैं बोलूँगा डिसअपॉइंटेड, निराश है इस मीटिंग से, कि यार इस मीटिंग से आज तक कोई भी बड़ा काम जो झगड़ा है नहीं सुलझा। समझ गए। डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में दूंगा। ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। ये सारा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट ऐप पे छोटे छोटे कोर्सेज की फॉर्म में अवेलेबल है। ऐप का नाम है योर इंग्लिश ट्यूटर। प्ले स्टोर से मिल जाएगी या लिंक में डाल दूंगा, फर्स्ट कमेंट में लिंक डाल दूंगा। स्टोर टैब में आपको मिलेंगे सारे कोर्सेज। राइटिंग स्किल्स का कोर्स है, बिल्कुल बेसिक से लिखें कैसे इंग्लिश में, UPSC बैंकिंग के लेवल तक कैसे आएँ, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए। ये कोर्स की कीमत है 699, लेकिन ये 499 में मिल जाता है अगर कोड लगाते हो YT200। उसी तरीके से SSC का भी कोर्स है, 60 घंटे का। मैंने आपको प्रीवियस ईयर सारे टॉपिक्स करवाए हुए हैं, नई वीडियोज़ भी इसमें आती रहती हैं। इसको आप 50 रुपये में ज्वाइन कर सकते हो, मात्र अफोर्डेबल प्राइसेस में। बैंकिंग के भी कोर्स हैं, प्रीलिम्स और मेंस का मैंने कॉम्बो ही बना दिया है 139 रुपीज़ का। ये कॉम्बो भी ऐप पे अवेलेबल है। सारे प्रीलिम्स और मेंस के टॉपिक्स इसमें कवर हो जाते हैं, बैंकिंग हर एग्जाम के, है ना। आप अलग अलग परचेज करोगे तो थोड़ा महंगा पड़ता है, बैंकिंग का प्रीलिम्स का अलग है, मेंस का अलग है। तो आप चाहो तो अलग अलग ले सकते हो, चाहो तो कॉम्बो भी ले सकते हो। ऐप का लिंक कमेंट्स में, कोई भी क्वेरी हो ऐप रिलेटेड, इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए, कह रहा है इन अ वीक हेड्स ऑफ स्टेट फ्रॉम at least 120 countries are expected to convene in Glasgow for the 26th meeting of United Nations Conference of the Parties या COP। सबसे पहले बता रहा है मीटिंग कहाँ पे हो रही है और कब हो रही है। कह रहा है एक हफ्ते के अंदर अंदर, इन अ वीक। जो हेड ऑफ स्टेट हैं, दुनिया भर के PM हैं, चेयरमैन है ना, प्राइम मिनिस्टर हैं, कह रहे ये सारे के सारे लोग जो हैं 120 देशों से, वो एक्सपेक्टेड हैं, उनसे आशा है कि वो कन्वीन करेंगे। वो मिलने वाले हैं आधिकारिक तौर पे। कन्वीन का मतलब होता है ऑफिशियली मिलना और किसी चीज़ को डिस्कस करना। तो कह रहे आधिकारिक तौर पे या ऑफिशियली वो मिलेंगे और बातचीत करेंगे ग्लासगो नाम के शहर में। अब देखो क्यों होगा ये। 26वीं मीटिंग के लिए यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की या COP नाम की इस मीटिंग की। समझ गए ना। तो एक हफ्ते में 120 देश मिलेंगे इस जगह पे इस मीटिंग को करने के लिए। सिंपल सेंटेंस, हेड्स ऑफ स्टेट की वर्ब है आर एक्सपेक्टेड।
सब्जेक्ट वो मिलाते रहना ना पैसिव वॉइस में। कन्वीन का मतलब होता है मिलना, डिस्कस करना। ये हेड्स ऑफ स्टेट ही लिखा जाता है, हेड ऑफ स्टेट्स नहीं लिखते हैं। हेड ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, कहीं का पीएम, कहीं का प्रेसिडेंट, कहीं का चेयरमैन, किसी भी देश का राजा, है ना। तो यहाँ हेड ऑफ स्टेट का अगर प्लूरल बनाया है तो स्टेट्स के पीछे एस नहीं लगाया, हेड के पीछे एस लगाया। ये ऐसे ही बनता है, हेड्स ऑफ स्टेट ही लिखा जाता है। चलो आगे बढ़े। इस पे क्वेश्चन आया हुआ एक बार एग्जाम में, मेरे को याद है, अभी भी याद रखना इसको। कह रहा है द एनुअल 2 week long exercise was disrupted last year due to COVID-19। कह रहा है ये जो एनुअल 2 week long एक्सरसाइज है ना, हर साल 2 हफ्ते लगाने वाली ये जो एक्सरसाइज है, डिसरप्ट हो गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी। अच्छा किस वजह से भाई? लास्ट ईयर हुई थी वजह से कोविड-19 की। तो पिछले साल इसको हम नहीं कर पाए कोविड की वजह से। तो ये आपका सब्जेक्ट एक्सरसाइज, वर्ब है इसकी वॉज डिसरप्टेड, पैसिव वॉइस में यहाँ पे है ना। डिस्टर्ब, परटर्ब, डिसरप्ट सब एक दूसरे के सिनोनिम में, किसी चीज़ में अड़चन डालने को बोलते हैं। ड्यू टू मतलब बिकॉज ऑफ या की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ड्यू टू की जगह ओविंग टू आना चाहिए। आजकल इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा नहीं आ रहे हैं ड्यू टू ओविंग टू पे, तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन कभी कभी आ भी जाता है। आप खुद मुझे बताओ क्या रीज़न है सर, यहाँ पे ड्यू टू क्यों गलत है, ओविंग टू क्यों आना चाहिए? जिनको पता है डालना कॉमेंट्स में, कई बार कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को। कह रहा है द ईयर 2020 वॉज to have been an important year in COP calendar, as most of the major economies were expected to review the actions undertaken so far in the meeting voluntary targets to reduce greenhouse gas emissions in line with the Paris Agreement of 2015। लंबा सेंटेंस है, ध्यान से पढ़ो। कह रहे जो 2020वां साल था वो was to इस काम को करने वाला था। is to, am to, are to, was to, were to, बस बीच में गोइंग लगा दो, पूरा समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर क्या है। तो ईयर 2020 वॉज गोइंग टू, समझ गए ना। तो इस काम को वो करने वाला था। अच्छा क्या, कौन सा काम? ये काम था होने का, हैव बीन, और क्या, एक इंपॉर्टेंट ईयर, बड़ा ही महत्वपूर्ण साल। और किस में? COP नाम की मीटिंग के कैलेंडर में। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट मीटिंग इसकी 2020 में होने वाली थी। अच्छा क्यों? कह रहे क्योंकि ज़्यादातर जो मेजर इकॉनमीज़ के जो हेड्स हैं, ज़्यादातर जो मेजर इकॉनमी के जो मेजर इकॉनमियाँ हैं वो एक्सपेक्टेड थी वो रिव्यू करेंगी, और किसको? उन एक्शंस को जो अभी तक शुरू किए गए हैं, अंडरटेक किए गए हैं, इनिशिएट किए गए हैं अभी तक सो फार, और कहाँ पे? मीट करने में अपने मन से बनाए हुए टारगेट्स को, वॉलंटरी टारगेट्स को, ताकि कम किया जा सके कार्बन डाई और ऑक्साइड दूसरी गैसों के एमिशंस को, ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को। और ये कैसे? बिल्कुल अकॉर्डिंग टू, बिल्कुल इन लाइन विद, बिल्कुल हिसाब से पेरिस एग्रीमेंट के 2015 के। समझे? एक बार रिपीट कर देता हूँ, सिंपल सेंटेंस है। 2020 बड़ा ही इंपॉर्टेंट साल होने वाला था इस मीटिंग के कैलेंडर में, क्योंकि ज़्यादातर जो इकॉनमियाँ थी दुनिया की बड़ी बड़ी, वो एक्सपेक्टेड थी कि वो रिव्यू करने वाली थी उन सभी एक्शंस को जो उन्होंने अभी तक शुरू किए थे सो फार। और एक्शंस किस चीज़ के लिए थे? ये थे मीट करने के लिए ऐसे टारगेट्स को जो वॉलंटरी थे, इन्होंने खुद ही बनाए थे, रिड्यूस करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को। और ये काम कैसे हो रहा था? ये हो रहा था इन लाइन विद, हिसाब से, या अकॉर्डिंग टू पेरिस एग्रीमेंट 2015 के। क्लियर? ईयर 2020 की वर्ब है वॉज टू, इसको गोइंग टू लगा दोगे तो समझ में आ जाएगा। मोस्ट की वर्ब है वर एक्सपेक्टेड। अंडरटेक करना मतलब अपने नीचे लेना किसी चीज़ की जिम्मेदारी को, किसी काम को अटेम्प्ट करना, किसी चीज़ को शुरू करना, इनिशिएट करना। मैंने आपको एक काम बोला, आपने आज नहीं किया उसको, कल आपने बोला आज मैं आपका काम अंडरटेक करता हूँ, आप मेरे पास आए और ऐसा बोले मैं आपका काम अंडरटेक करता हूँ, मतलब अपने अंडर अभी ले रहा हूँ, मैं आज शुरू करूँगा, इनिशिएट करूँगा, अटैम्प्ट करूँगा। ऐसे इस वर्ड को याद रखना। वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से, बिना किसी के कहे, विलिंगली नहीं, विलिंगली, इंटेंशनली, है ना, ऑटोनॉमसली। अच्छा एमिशन आप जानते हैं, गैसेस का निकलना, उत्सर्जन होना, डिस्चार्ज होना कहलाता है एमिशन। इन लाइन विद, इसको इन कीपिंग विद बोल दो, अकॉर्डिंग टू बोल दो, इन अकॉर्डेंस विद बोल दो, कन्फर्मिंग टू बोल दो, परसुएंट टू भी बोल सकते हो। ये सारा जब आप रिसर्च करोगे ना तब ऐसे नोट्स बनेंगे। मैं आपको यहाँ देता हूँ तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जब आप इन सब का मीनिंग निकालोगे तो एक ही निकलता है, तो इनको सबको एक साथ दिमाग के कोने में रखो अपने नोट्स बना के। बढ़े आगे, इनका मतलब होता है हिसाब से। कह रहा है हाउएवर द डिसरप्शन हैज़ मेंट दैट दीज डिस्कशंस विल नाउ मूव टू ग्लासगो। कह रहा है हालांकि जो डिसरप्शन आई है उसका यही मीनिंग निकला है, पिछले साल कोविड आने का मतलब ये निकला कि ये जो बातें हैं 2015 की जगह अब मूव हो जाएंगी 2020 में, 21 में, ग्लासगो के अंदर। तो 20 में तो नहीं हो पाई, लेकिन 21 में अब करेंगे इस साल इसी डिस्कशन को, एक साल बाद। डिसरप्शन की वर्ब है हैज़ मेंट, डिस्कशंस की वर्ब है विल नाउ मूव, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। बढ़े आगे।
ग्लासगो एक शहर का नाम है, सिटीज़ के नाम के, कॉन्टिनेंट के, डिस्ट्रिक्ट के, गली के, मोहल्ले के, है ना। किसी भी देश के जगह के नाम के आगे आप कभी भी द को यूज़ ना करें। जी बड़ा है, इससे आपको पता लगा ये एक प्रॉपर नाउन है। कह रहा फॉलोइंग द एग्जिट बाय फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट, द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज मेकिंग अ कंसर्टेड एफर्ट टू कॉमेमोरेट द कंट्रीज रिटर्न। अब बता रहा है इस पूरे मामले में अमेरिका कैसे फंसा। कह रहा है फॉलोइंग यानी कि बाद में। अच्छा, किसके बाहर निकल जाने के, एग्जिट हो जाने के, किसके द्वारा, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पेरिस एग्रीमेंट से। तो 2015 में जो एग्रीमेंट हुआ था उससे ट्रंप ने अपना हाथ खींच लिया था। कह रहा है इस काम के हो जाने के फॉलोइंग यानी कि बाद में हुआ क्या। कह रहा है जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेक कर रहा है एक कंसर्टेड से एफर्ट को, एक मिले जुले एफर्ट को, कोऑर्डिनेशन वाले एफर्ट को, ताकि कोमेमोरेट करे, ताकि सबके साथ सेलिब्रेट करे कंट्री के रिटर्न को, अपने देश की वापसी को। तो पहले ट्रंप ने बाहर निकाला, फिर अमेरिकन ने ट्रंप को बाहर निकाला, फिर बाइडन ने अमेरिका को वापस इसके अंदर लेकर के आया। और जैसे ही बाइडन ला रहा है वो चाह रहा है कि इसको अच्छे से सेलिब्रेट करे दुनिया, हमारे ऊपर तालियां बजें। समझ गए। एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब है इज मेकिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, कंसर्टेड मतलब मिला जुला, कंबाइंड, कोऑर्डिनेटेड, सबके आपस में मिलजुल से बना हुआ। कोमेमोरेट बनाए, इसको तोड़ दो, को मतलब साथ में, मेमोरेट मतलब याद करना, किसी चीज़ की याद को ताज़ा करना या ऑब्जर्व करना या सेलिब्रेट करना किसी मौके को। समझ गए ना, को मेमोरेट करना। चलिए आगे बढ़े। एक छोटा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे, पहले अपने दिमाग से पूछो आपको आता है नहीं आता। फॉलोइंग की जगह यहाँ पे फॉलोड बाय लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। फॉलोइंग द एग्जिट की जगह ऐसा लिख दूँ, मान लो फॉलोड बाय द एग्जिट। अगर ऐसा लिख दूँ क्या ये सही होगा या गलत होगा, और क्यों नहीं लिख सकता मैं। चलो देखो, कन्फ्यूजन है सारी के फॉलोइंग कब लगाना है और फॉलोड बाय कब लगाना है। अगर थोड़ा बहुत भी इंग्लिश पढ़ी है आपने, ये दोनों वर्ड आपने बहुत देखे होंगे। इनमें ये एक दूसरे के एंटोनिम होते हैं, है ना, देखने में एक जैसे हैं पर एंटोनिम में एक दूसरे के। अब देखो कैसे, ट्रिक समझ लो। फॉलोइंग कौन होता है, जो फॉलो करता है। जो फॉलो कौन करता है, वो जो पीछे होता है। तो फॉलोइंग का मतलब है बाद में आने वाला। फॉलोइंग कौन करता है, जो फॉलो करता है। फॉलो कौन करता है, जो पीछे आता है। फॉलोइंग मतलब बाद में आने वाला। अच्छा, फॉलोड बाय का मतलब क्या है, जिसका पीछा किया जा रहा है जो पहले आ रहा है, कमिंग बिफोर। फॉलोइंग मतलब इसके बाद में वो चीज़ लिखोगे जिसके आप बाद में आए हो, और इसके बाद में वो चीज़ लिखोगे जिसके आप पहले आए हो। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ टेक्निकली। सक्सेस कम्स फॉलोइंग या फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ हार्ड वर्क। सक्सेस आती है फॉलोइंग या फॉलोड बाय एक हार्ड वर्क के पीरियड के। मुझे बताओ पहले हार्ड वर्क करोगे या पहले सक्सेस आएगी। भाई लॉजिकली पहले हार्ड वर्क करोगे, बहुत मेहनत करोगे, फिर कामयाबी आएगी। तो हार्ड वर्क तो होगा पहले, सक्सेस आएगी बाद में। तो सक्सेस क्या करती है, इसके पीछे पीछे आती है, इसको फॉलो करते हुए आती है, बाद में आती है। तो क्या करूँगा मैं, सक्सेस कम्स फॉलोइंग अ पीरियड ऑफ हार्ड वर्क। समझ गए ना। अगर फॉलोइंग लिख रहे हो, अगर फॉलोइंग लिख रहे हो तो उसके बाद वाली जो चीज़ है उसको फॉलो किया जा रहा है पहले आने वाली चीज़ के द्वारा। और फॉलोड बाय में बिल्कुल उल्टा है। अगर फॉलोड बाय लिख रहे हो तो ये चीज़ बाद में आ रही है, ये चीज़ पहले आ रही है, और ये चीज़ बाद में आ रही है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं। वी हैड सूप एज स्टार्टर फॉलोइंग या फॉलोड बाय द मेन कोर्स। हमने स्टार्टर में सूप पिया, स्टार्टर में सूप को लिया, मेन कोर्स के फॉलोइंग या फॉलोड बाय। मेन कोर्स का मतलब होता है रोटी सब्जी जो खाओगे आप, है ना। स्टार्टर क्या होता है, खाना खाने से पहले भूख लगाने के लिए कुछ आपने कुछ स्नैक्स लिए या कुछ सूप को पिया। तो सूप खाने से पहले पियोगे या बाद में पियोगे। भाई स्टार्टर के तौर पे ले रहे हो तो खाने से पहले पियोगे ना। तो ये चीज़ पहले आ रही है और ये चीज़ बाद में आ रही है, ये चीज़ें बाद में आ रही है। तो ये चीज़ इसको फॉलोइंग नहीं कर रही, ये फॉलोड बाय है। समझ गए, बस इतना याद रखना। ये फॉलोड बाय मेन कोर्स है, पहले ये स्टार्टर आएगा फिर फॉलो हो जाएगा ये मेन कोर्स से, मेन कोर्स इसको पीछे पीछे फॉलो करेगा, बाद में होगा। अब ये वाला तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 बार लिख दिया मैंने शायद। एक सेंटेंस और देख लो। फॉलोइंग या फॉलोड बाय द एक्सीडेंट द कोर्ट ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन। एक्सीडेंट के फॉलोइंग या फॉलोड बाय कोर्ट ने ऑर्डर किया एक जांच को। तो पहले इंसिडेंट होगा या एक्सीडेंट होगा, या फिर कोर्ट पहले जांच को ऑर्डर करेगी। अरे पहले कुछ होगा फिर जांच होगी, मामला बनेगा तभी जांच होगी। तो जांच हुई है पहले, कोर्ट का ऑर्डर आया बाद में। तो पहले जो हुआ है वो लिखा जाता है फॉलोइंग के बाद में। तो मैं लिखूंगा फॉलोइंग द इंसिडेंट। फॉलोइंग को आप आफ्टर भी बोलते हैं। आफ्टर द इंसिडेंट या फॉलोइंग द इंसिडेंट द कोर्ट ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन। सक्सेस कम्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ हार्ड वर्क। ऐसे इसको याद रख सकते हैं। चलिए बढ़े आगे।
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे भाई। सीख लिया आपने, लेकिन प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, 10 बार इसको कोशिश नहीं करोगे करने की, एग्ज़ाम की कंडीशन में समझ में नहीं आएगा। Career to this end, it has sent emissaries and multiple delegations to several countries to coax them into committing to some sort of a deadline or a net zero timeline by when their emissions would peak and eventually abate. कह रहा है इस to this end, to this end का मतलब होता है इस रीजन से, for this reason, या फिर इसका मतलब होता है अकॉर्डिंगली, इसी हिसाब से। कह रहा है इसी हिसाब से या इसी रीजन से, इसी वजह से इसी अमेरिका ने सेंड कर दिया है, इट आया अमेरिका के लिए भेज दिया है अपने एमिशरीज़ को। एमिशरी होते हैं नुमाइंदे, आपके मैसेंजर, आपके रिप्रेजेंटेटिव, और कई सारे डेलीगेशंस को, कई सारे ग्रुप्स को, है ना, डिप्लोमेट्स के। और कहाँ पे? बहुत सारी कंट्रीज़ में। अच्छा, क्यों भेजा है? ताकि उनको तैयार करे, कोक्स करे, मनाए, वर्गलाए कि वो कमिट टू कर दें, वो वादा कर दें, कमिट टू कर दें किसी प्रकार की एक डेडलाइन का, और या फिर नेट जीरो डेडलाइन का। और कब तक? जब तक उनके एमिशंस पीक करेंगे, जब तक उनकी गैसेस जो डिस्चार्ज होने का काम है अपने मैक्सिमम पे होगा, और फिर उसके बाद में इवेंचुअली एबेट हो जाए। समझे ना? तो अब ये अमेरिका यही चाह रहा है कि हम आए हैं वापस, अब आएंगे, इसको आने के बाद इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो सेलिब्रेट करने के लिए हर कंट्री में अपने इसने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज रखा है कि आप कुछ डेडलाइन बताओ जो आप वहाँ पे जा कर के डिक्लेयर कर देना, है ना, हम आ रहे हैं ना, हमारी रिटर्न की खुशी के अंदर उस डेडलाइन को डिक्लेयर कर देना। तो इसलिए इसने बंदे भेज भेज के सबको कोक्स करवा रहा है कि आप कुछ ना कुछ ऐसी डेडलाइन रखो। समझ गए? इट की वॉबा हैज़ सेंट डेलीगेशन मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल, रेजिमेंट, कोहर्ट। एमिसरी मतलब आपका रिप्रेजेंटेटिव, आपका मैसेंजर, आपका जो है पैगाम लेके जाए। टू दिस एंड मतलब इस मकसद से, फॉर दिस रीजन। कॉक्स के बाद में इनटू, याद है ना, कैजुअल के बाद में इनटू और टू दोनों, एंटाइज के बाद में सिर्फ इनटू, अगर लगे तो सिर्फ इनटू। ये याद रखनी पड़ेंगी चीज़ें आपको। कमिट टू करना, किसी चीज़ का वादा करना। देयर मिशन की वर्ब है वुड पीक। पीक का मतलब होता है मैक्सिमम को रीच करना, किसी चीज़ के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचना। एवेट का मतलब होता है धीमे धीमे नीचे आना, डिक्रीज होना, लोअर होना, डिमिनिश होना, बढ़े आगे, इवेंचुअली मतलब आखिरकार। Career to limit global warming to 1.5 degree Celsius, net zero emissions would have to be achieved by 2050, and emissions would need to be drastically cut by at least 45% from 2010 levels by 2030. अब बता रहे हैं ज़रूरत क्या है, कैसे, मतलब इस मीटिंग से कैसे हल निकलेगा अगर निकालना भी हो तो। कह रहे लिमिट करने के लिए, सीमाओं में बांधने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को, कहाँ पे? 1.5 डिग्री सेल्सियस की। हम चाहते हैं कि दुनिया जो है सिर्फ 1.5 सेल्सियस ही और गर्म हो, इससे ज़्यादा गर्म ना हो। कह रहे हैं इसको लिमिट करने के लिए, इस लिमिट तक हुआ क्या? नेट जीरो एमिशंस है ना, उनको वुड हैव टू होना ही पड़ेगा, क्या अचीव होना पड़ेगा 2050 तक। 2050 तक हम जितना धुआं छोड़ें उतना ही हम जो है ऑक्सीजन भी छोड़े, है ना, उतना ही हम उसको रिमूव भी करें। तो नेट जीरो एमिशंस यहाँ तक हमें लाने पड़ेंगे। और एमिशंस है ना, उनको ज़रूरत होगी कि वो ड्रास्टिकली कट हों, बहुत ज़्यादा कम हो जाएँ। कब तक? कम से कम 45% तक 2010 के लेवल से 2030 के जो है डेडलाइन तक। अगर ये दोनों काम होंगे तभी हम कह सकते हैं कि 1.5 डिग्री ही दुनिया गर्म नहीं होगी, गर्म होगी, इससे ज़्यादा गर्म नहीं होगी। समझ गए? एमिशंस की वर्ब है वुड हैव टू। एमिशंस की वर्ब है वुड नीड। ड्रास्टिकली मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे, टू अ ग्रेट डिग्री, हाईली, एक्सट्रीमली। 45% कम होगा धुआं 2030 तक, बहुत ही बड़ा लेवल है। बढ़े आगे। कह रहा है इंडिया एंड चाइना आर द मेजर एमिटर्स ऑफ द वर्ल्ड दैट हैवंट कमिटेड टू एनी 2050 डेडलाइन। अब कह रहे हैं 2050 की जो डेडलाइन है ना, इस पे इंडिया और चाइना की पोजीशन क्या है। कह रहा है बाकी सबको छोड़ दो, इंडिया और चाइना जो है दुनिया के सबसे बड़े 2 एमिटर्स हैं, मेजर एमिटर्स हैं पूरी दुनिया के, जो धुआं छोड़ते हैं, जिन्होंने कमिट नहीं किया है 2050 की किसी भी डेडलाइन को। आज तक इंडिया और चाइना ने इस डेडलाइन के बारे में कोई भी वादा नहीं किया है। समझ गए? इंडिया चाइना की वर्ब आर, दैट की वर्ब कमिटेड टू। हालांकि चाइना कर चुका है हाल ही में 2 महीने पहले, जहाँ तक मुझे याद है ना, मैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता हूँ, शायद इसने ये अपडेटेड नहीं होगा आर्टिकल उतना। चाइना ने कमिट कर दिया कि हम 2050 तक जीरो एमिटर बनेंगे। फॉर्मली नहीं किया किसी प्लेटफॉर्म पे, अब शायद इस बार वो इस वाली मीटिंग में कर भी डालेंगे, है ना। इंडिया अभी भी बाकी है। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है देयर आर्गूमेंट विच हैज़ बीन कंसिस्टेंट फॉर मैनी ईयर्स इज दैट द क्लाइमेट क्राइसिस एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेस एमिशंस बाय द डेवलप्ड वेस्ट फॉर मोर देन ए सेंचुरी। कह रहा अब क्यों नहीं किया, इंडिया और चाइना क्यों नहीं कर रहे। कह रहे इन दोनों का जो आर्गूमेंट है ना, जो कि कंसिस्टेंट रहा है, बिल्कुल एक जैसा रहा है, चेंज नहीं हुआ है कई सालों में। जो दलील हम दोनों देश पेश करते हैं, क्या आर्गूमेंट है वो ये है कि जो क्लाइमेट का क्राइसिस है ये एग्जिस्ट करता है, ये क्राइसिस, ये तूफान आया है
क्यों आया है? उस एक्सेस की वजह से, उस जाति की वजह से जो एमिशंस में हुई थी, धुएं में हुई थी, डेवलप्ड वेस्ट के द्वारा, बहुत ही ज़्यादा विकसित पश्चिमी देशों के द्वारा। और कब हुई थी? 1 सेंचुरी से ज़्यादा। तो पश्चिमी देशों ने क्या किया, जब जब मौसम अच्छा था ना, तब तो इन्होंने खूब फैक्ट्री वैक्ट्री लगा के धुआं छोड़ा, 125-150 साल इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में। अब जैसे ही धुआं बढ़ गया है, पश्चिम देश बोल रहे हैं कि चलो धुएं को कम करते हैं। तो इंडिया और चाइना यही बोलते हैं, तुमने तो अपना देश विकसित कर लिया कोल को यूज़ करके, हमारी बारी आई तो तुम्हें धुआं याद आ रहा है, तुम अब कम करो, हम तो उतना ही यूज़ करेंगे जितना तुमने किया था। समझ गए? आर्ग्यूमेंट की वर्ब है इस, विच की वर्ब है हैज़ बीन, क्राइसिस की वर्ब है एग्जिस्ट। कंसिस्टेंट मतलब नॉट चेंजिंग, कांस्टेंट लगातार जो बना रहे। ये एक्सेस का मतलब होता है ज्यादती, ज़्यादा। एक्सेस का मतलब ज़्यादा, मोर देन नेसेसरी। ठीक है, अब ये एक्सेस तो आपको बता दिया मैंने, 2 वर्ड्स और हैं, एक ये एक्सेस है और ये असेस है। तीनों में मेरे को तो लगता है कन्फ्यूजन होगी कई लोगों को, है ना? तो एक ही साथ में इन तीनों को देख लेते हैं। पहले अपने दिमाग से पूछो आपको पता है या नहीं पता, फिर मैं तो बताने वाला हूँ। चलो, असेस का मतलब होता है टू रीच समवेयर, या टू हैव अ रीच टू समथिंग। किसी चीज़ की उपलब्धता कहलाती है एक्सेस। जैसे आई हैव एन एक्सेस टू अ कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर का एक्सेस है, उसकी उपलब्धता है, मेरे पास एक कंप्यूटर मेरे घर पे रखा हुआ है, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। समझ गए ना? कहाँ तक आपकी पहुँच है वो आपको एक्सेस बताता है। डू यू हैव एन एक्सेस टू अ बैंक लोन, क्या आपके पास एक बैंक लोन का एक्सेस है ना? मतलब किस चीज़ तक आपकी पहुँच है, ये मैं आपसे एक्सेस नाम के वर्ड से पूछूंगा। असेस का मतलब होता है जायज़ा लेना, इवेल्युएट करना, किसी चीज़ की कीमत को निकालना। जैसे जौहरी के पास आप लेके गए अपना हीरा और बोला मुझे सेल करना है, तो जौहरी असेस करेगा, आपके हीरे की इवेल्युएशन करेगा, उसकी कीमत को निकालेगा। समझ गए? 3 अलग अलग वर्ड्स हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, आज के क्विज में मिलेंगे इस पे कॉन्सेप्ट आपको। कह रहा है एनी अटेम्प्ट एट सॉल्विंग द क्राइसिस would involve the Western countries doing much more than what they have committed to and at the very least making good on promises already enshrined in previous editions of the COP। अब बता रहे हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। कह रहा कोई भी अटैम्प्ट जो है ना इस क्राइसिस को सॉल्व करने का, इस झगड़े को निपटाने का, जिसमें इंडिया और चाइना कहते हैं कि हम तो धुआं छोड़ेंगे, आपने भी छोड़ा था। कह रहा कोई भी अटैम्प्ट ना उसमें इन्वॉल्व होगा वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं बहुत ज़्यादा कुछ करें, और किसके मुकाबले? जिसका उन्होंने अभी तक वादा किया है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ को अपने एमिशंस को बहुत ज़्यादा कट करना होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत फ़ायदा ऑलरेडी उठा चुके हैं वो, तभी ये अटैम्प्ट जो है सफल होगा। और कह रहा है कम से कम मेक गुड तो करना ही पड़ेगा, डिलीवर ऑन तो करना ही पड़ेगा, फुलफिल तो करना ही पड़ेगा उन वादों को जो पहले से ही एनश्राइंड है, अंदर बसे हुए हैं, एंट्रेंस्ड है प्रीवियस एडिशन में COP के। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ पहले अपनी बात पे 100% खरा उतरेंगी और जो कर रही हैं उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ेंगी, तभी ये अटैम्प्ट जो है ख़त्म होगा, जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, जो ख़त्म होगा। समझ गए? अटैम्प्ट की वर्ब है वुड इन्वॉल्व, दे की वर्ब है हैव कमिटेड। अच्छा, ये इन्वॉल्व 2 चीज़ों को करता है। पहला तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के डूइंग को, और दूसरा वेस्टर्न कंट्रीज़ के मेकिंग गुड को। समझ गए ना? ये डूइंग और मेकिंग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दो आपके पास पार्टिसिपल हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए आए हैं। मेक गुड ऑन करना मतलब वादे को फुलफिल करना, डिलीवर ऑन करना। अगर आप डिलीवर ऑन प्रॉमिस कर रहे हो या मेक गुड ऑन प्रॉमिस कर रहे हो तो अपने वादे को फुलफिल कर रहे हो, ऐसे याद रखना है इसको। एनसाइड मतलब अंदर बसा हुआ, अंतर्निहित। बढ़े आगे। कह रहा है एज ईयर्स ऑफ COP negotiations have shown progress is glacial and the effort is more on delivering a headline announcement rather than genuine operationalization of steps that need to be taken। अब बता रहा है हिस्ट्री क्या है। झगड़ा तो सुलझ जाएगा, पर आज तक क्या सुलझा क्या? कह रहे जो पिछले कई सालों की जो निगोशिएशन है, जो बातचीत है COP की, इस मीटिंग की, वो दिखा चुकी हैं कि जो प्रोग्रेस है ना वो बड़ी जमी हुई रहती है, रुकी हुई रहती है, फ्रोजन रहती है। कोई भी प्रोग्रेस इस मीटिंग से नहीं होती है, ऐसी इसकी हिस्ट्री है। और जो एफर्ट होता है ना, सारी जो कोशिश होती है, वो ज़्यादा होता है डिलीवर करने का एक हेडलाइन अनाउंसमेंट को, एक ब्रेकिंग न्यूज़ को, बजाय किसके? जेन्युइन ऑपरेशनलाइजेशन को, सही मायनों में अमलीकरण को, उन स्टेप्स के, उन सारे के सारे कदमों के जो नीड टू बी टेकन है, जिनको लिया जाना है। तो 25 साल से यही हो रहा है। यहाँ से रशिया वाला जाएगा, वहाँ से US वाला, यहाँ से इंडिया वाला, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बाहर आके एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे देंगे, है ना, और फिर जाके उसको भूल जाएंगे। कोई ऐसा स्टेप लिया नहीं जाता, ग्राउंड रियलिटी होती नहीं है जिसको लेने की ज़रूरत 25 साल में आज तक हमें हुई है। निगोशिएशंस की वर्ब है हैव शोन, प्रोग्रेस की वर्ब है इज़, ग्लेशियल मतलब जमा हुआ, फ्रोजन।
ठीक है ना, जो आगे बढ़ नहीं रहा है। बता दिया ना मैंने आपको, ग्लेशियर से जुड़ा हुआ है। जो फ्रेंडली ना हो या जमा हुआ हो, रुका हो, वो धीमा हो, ग्लेशियर कहलाता है। एफर्ट की वर्ब है इज। ऑपरेशनलाइजेशन मतलब अमलीकरण, इम्प्लीमेंटेशन, जो सोचा है उसको अमल में लाना कहलाता है ऑपरेशनलाइजेशन। दैट की वर्ब है नीड। ये टू बी टेकन पैसिव इन्फिनेटिव है। स्टेप्स को लिया जाना है, स्टेप्स किसी को नहीं लेगा, तो दैट नीड टू टेक नहीं है, दैट नीड टू बी टेकन है पैसिव इन्फिनेटिव। कह रहे इन रियल टर्म्स फॉर डेवलप्ड कंट्रीज कंप्लाइंग विद द डिमांड बाय डेवलपिंग कंट्रीज टू पे रेपरेशंस मीन्स शेलिंग आउट सम्स ऑफ मनी अनलाइकली टू पास डोमेस्टिक पॉलिटिकल मस्टर। कह रहे सही मायनों में, रियल टर्म्स में, और किन के लिए? विकसित देशों के लिए, वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। कह रहा सही मायनों में इनके लिए ना, जो कंप्लाई विद करने का काम है ना, जो फॉलो करने का काम है, और किसको? उस डिमांड को जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा, जो विकासशील देशों के द्वारा है, और किस चीज़ की? कि वो पे करें कंपेंसेशन को, रेपरेशंस को, हर जाने को। कह रहे ये जो सही टर्म्स में जो डिमांड है ना, इस डिमांड का एक ही मीनिंग है। क्या मीनिंग है भाई? मजबूरी में आके देना, शेल आउट करना, फोर्क आउट करना है, कफ अप करना सम ऑफ मनी को, इतने सारे पैसे को, जो बड़ा अनलाइकली है कि वो पास करेगा, वो जो पास हो जाएगा डोमेस्टिक पॉलिटिकल मस्टर से। देखिए पास मस्टर का मतलब होता है किसी चीज़ पे खरा उतरना, किसी की एग्रीमेंट को जीत लेना। तो इतना पैसा जो है वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है उसमें एग्रीमेंट जो उस पर आ नहीं पाएगा कभी भी। मान लो जो बाइडन कह भी दे हम पैसा देंगे, है ना, हम बहुत सारा पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन वहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी इस बात को तैयार नहीं होगी करने को, तो पास द मस्टर नहीं होगा, इस पर आपको कभी भी एग्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। समझ गए? अच्छा, सेंटेंस के स्ट्रक्चर, कंप्लाइंग विद जीरेंट की वर्ब है मीन्स। कंप्लाई विद करना मतलब किसी चीज़ से फॉलो करना, सख्ती से किसी चीज़ को फॉलो करना, है ना। अब ध्यान क्या देना है, कंप्लाई के साथ में क्या आता है? विद आता है, विद आता है। इसका सिनोनिम है अबाइड, इसके बाद में क्या आता है? बाय आता है। और इसका सिनोनिम है एडियर, इसके साथ में आता है टू। तो ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन तीनों की अलग अलग प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। कंप्लाई विथ, अबाइड बाय, एडियर टू। रेपरेशन मतलब हर जाना, रेस्टिट्यूशन गलत काम का भरपाई। शेल आउट करना आप जानते हैं, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती देना, शेल आउट करना, कफ अप करना, फोक आउट करना, है ना, बिना मन के। पास द मस्टर का मतलब होता है अप्रूवल को जीतना, टू विन अप्रूवल, है ना, सबकी सहमति को जीतना। अब पास से 3 इडियम और बनती है, पहले सोचो दिमाग में, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो अभी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। पास द बक का मतलब होता है एक दूसरे पे आरोप मढ़ना। कोई गलत काम हो गया, वो कह रहा है इसकी वजह से हुआ, वो कह रहा है उसकी वजह से हुआ, कोई अपने सर पे लेने को तैयार नहीं है, सब पास द बक कर रहे हैं। पास द हेड का मतलब होता है टू कलेक्ट डोनेशंस। हेड क्या होती है? आपकी टोपी। अक्सर कुछ लोग जो पैसा मांगते हैं, डोनेशन मांगते हैं, वो अपनी टोपी आपके सामने रखते हैं कि इसमें कुछ डाल दो। अगर आप पास द हेड कर रहे हो ना, किसी काम के लिए आप डोनेशंस को कलेक्ट कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। ये ऐसी इडियम है जो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं पाओगे, है ना, अगर आपको पहले से नहीं पता है। और एसएससी ऐसी इडियम पूछने के लिए बदनाम है। पास द हेड, पैसे को, चंदे को इकट्ठा करना। पास द रूबिकन, रूबिकन का मतलब होता है सीमा रेखा, जिसके पार लड़ाई हो सकती है। अगर आपने पास द रूबिकॉन कर दिया है तो आपने क्या कर दिया है? यू हैव स्टार्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर प्लान्स। जो आपने सोचा था उनको अब इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। रूबिकॉन का मतलब ऐसी रेखा जिससे वापस नहीं आ सकते। किसी चीज़ की शुरुआत कर दी है, अब आप पीछे नहीं हट सकते हो, है ना, पास द रूबिकॉन। चलिए बढ़े आगे। 3-4 इडियम्स हैं, याद रखें, ये पास से बनती हैं। कह रहा है एंड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज yielding to calls for net zero means that governments such as India will appear as having caved into international bullying। और कह रहे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, विकासशील देशों के लिए, गरीब देशों के लिए, अगर वो यील्ड टू कर देते हैं कॉल्स के लिए, यील्ड टू का मतलब होता है सरेंडर करना, हथियार डाल देना। कह रहे इन मांगों के सामने जो हथियार डालने का काम है ना, और मांग का है कि नेट जीरो की, कह रहे ये हथियार डालने का काम कहलाएगा, मीन करेगा कि सरकारें जो हैं जैसे कि इंडिया की, वो अपीयर हो जाएंगी, दिखाई देंगी। और कैसी दिखाई देंगी? केव इनटू कर चुकी, आत्मसमर्पण कर चुकी, है ना, सरेंडर कर चुकी दुनिया भर की बुलिंग से, इंटरनेशनल बुलिंग से। तो अमीर देश पैसा देने को तैयार नहीं होंगे, वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिशियन कभी भी इतना पैसा देने के लिए अप्रूवल नहीं देंगे। और गरीब देश कभी भी नेट जीरो के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि फिर दिखाई ये देगा कि अमीर देशों से डर के इन्होंने नेट जीरो को अपना लिया है। तो झगड़ा इन दोनों का आपस में कायम है।
यील्ड टू करना और केव इन करना एक ही बात है। यील्ड टू, गिव इन टू, सरेंडर बिफोर या केव इन टू, सबका मतलब होता है किसी चीज़ के सामने हथियार डालना। यील्डिंग यहाँ पे आपका यील्डिंग यहाँ पे जीरेंड है ना, इसकी वर्ब सिंगुलर है मीन्स। गवर्नमेंट्स की वर्ब है विल अपीयर। आगे बढ़े, कह रहा था COP डिस्पाइट ऑल द मीडिया इंटरेस्ट इट जनरेट्स कैन एट बेस्ट इंसेंटिवाइज एडेप्टेशन दैट एड्स अ ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी। कह रहा है इसीलिए हमारा जो ऑथर है, आर्टिकल का जो लेखक है, वो बड़ा निराश है, डिसअपॉइंटेड है। कह रहे जो COP वाली मीटिंग है ना, बावजूद इसकी सारी की सारी मीडिया इंटरेस्ट के, कितना भी इसका न्यूज़पेपर में आप पढ़ो, कह रहे कितना भी ये जनरेट करती है इस इंटरेस्ट को, ये ज़्यादा से ज़्यादा एट बेस्ट इंसेंटिवाइज करेगी, एनकरेज करेगी एडेप्टेशन को। और कौन सा एडेप्टेशन? जो हमें एड करेगा ट्रांजिशन की तरफ, बदलाव की तरफ क्लीन एनर्जी में। तो बस ये जो हम कर रहे हैं ना, बस इसी के लिए हमें थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा। इस मीटिंग में झगड़े सुलझाने की जो है दम नहीं है। COP की वर्ब है इंसेंटिवाइज, इट की वर्ब है जनरेट्स, इट आया है COP के लिए, COP की वर्ब है कैन इंसेंटिवाइज, ठीक है ना। दैट की वर्ब है एड। डिस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ, नॉट विद स्टैंडिंग, तीनों एक दूसरे की सिनोनिम है। तीनों का मतलब होता है बावजूद। याद क्या रखना है, इंस्पाइट के बाद में ऑफ आएगा, डिस्पाइट के बाद में कभी भी ऑफ नहीं आता। समझ गए? इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट एक ही बात है। यहाँ पे ऑफ मत लगाया ना, मैं बताता हूँ। और मज़े की बात होती है, कमेंट सेक्शन में फिर कुछ लोग डिस्पाइट ऑफ लिख के बैठे होते हैं। सुनना है, याद भी तो करना है, खाली सुनने से नहीं होगा काम, है ना। कह रहे बट इवन विदाउट इमीडिएटली रिटायरिंग फॉसिल फ्यूल एसेट्स द वर्ल्ड नीड्स टू फ्रेम अ मीनिंगफुल रिस्पॉन्स टू अ वार्मिंग ग्लोब। कह रहे लेकिन बिना, यहाँ तक कि बिना इमीडिएटली रिटायर किए फॉसिल फ्यूल के एसेट्स को, रिटायर करने का मतलब होता है साइड में फेंक देना, किसी चीज़ को काम में मत लेना। तो कह रहे यहाँ तक कि बिना फॉसिल फ्यूल के जो तेल के कुएं हैं, इनको रिटायर किए दुनिया को ज़रूरत है कि वो फ्रेम करे एक सार्थक, एक मीनिंगफुल, एक मतलब वाले रिस्पॉन्स को गर्म होते हुए ग्लोब के लिए, वार्मिंग ग्लोब के लिए। तो कह रहे भले ही पेट्रोल तुम यूज़ कर लो, ठीक है, तुम्हें लगता है पेट्रोल से ही काम चलेगा, नेचुरल गैस के बिना काम नहीं होगा, ठीक है, पर तुम्हें आज की डेट में एक प्लान तो बनाना ही पड़ेगा कि पेट्रोल को कब ख़त्म किया जाएगा और कब तुम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की तरफ शुरू करोगे अपनी जर्नी को। वर्ड की वर्ब है नीड्स, रिटायर का मतलब ख़त्म करना। चलिए, सिंपल आर्टिकल है, बहुत कुछ इसमें था नहीं। कुछ लोगों को मुश्किल लगा होगा, लेकिन इतना मुश्किल ये है नहीं, है ना, अगर आप रेगुलरली रीडिंग करते आ रहे हो तो। अच्छा, जिनको मुश्किल लगता है, छोटा सा एक काम करो, होम पेज पे जाओ, इस प्लेलिस्ट को चलाना शुरू करो, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 25 दिन में तुम ये पूरी कर लो ना, उसके बाद मुझे आकर के मैसेज करके बताओ सर हमें अभी भी इंग्लिश बहुत जो है समझ में नहीं आ रही है, ये बहुत मुश्किल लग रही है। ये प्लेलिस्ट पूरी हो गई, उसके बाद आपका बेसिस तैयार हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए। आज से शुरू करें, अपने क्विज़ पे आ जाओ। अब जो मैंने आपको बताया था वही क्वेश्चंस यहाँ पे करने हैं आपको। फॉलोइंग और फॉलोड बाय में क्या फ़र्क होता है, ये फर्स्ट में बताना है। थर्ड में भी फॉलोइंग और फॉलोड बाय का चक्कर है, फर्स्ट और थर्ड दोनों में इसी चीज़ का झंझट है। सेकंड में आपको एक्सेस, असेस, एक्सीड, इन सब में क्या फ़र्क है, सही वर्ड को यूज़ करना है सेकंड क्वेश्चन में। लास्ट में आपको बताना है क्राइसिस सिंगुलर यूज़ करें या प्लूरल यूज़ करें, और सिंगुलर और प्लूरल में क्राइसिस की फॉर्म क्या होती है। तो ये 4 क्वेश्चंस हो गए 4 कॉन्सेप्ट्स पे। 5वां क्वेश्चन है, आपसे मैंने पूछा है शेल आउट ईडियम का क्या मीनिंग होता है, शेल आउट फ्रेजल वर्ब का। अब ये तो मेरे ख्याल अच्छे से आ ही गया होगा, अगर अभी भी नहीं आया तो फिर आपने सोते हुए देखा पूरा सेशन। शेल आउट, कफ अप, फोर्क आउट, क्या मीनिंग होता है इनका, तो ये बताना आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने। फर्स्ट कमेंट में आंसर्स को डाल रहा हूँ, वहाँ से चेक करना, अपने मार्क्स बताना, आउट ऑफ 5 आपको कितने मिले। आज की क्लास लेट है, कल से आपको टाइम पे मिलेगी। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें वीडियो को। ऐप रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर, फ़ोन मत करना भाई, स्टाफ नहीं है मेरे पास, व्हाट्सअप मैसेज कर दिया करो, फ्री होकर कोई भी आपको समझा देगा, ऐप या कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो। अंटिल देन, साइनिंग आउट।